सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आने के लिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना था और लोगों तक मैसेज पहुँचाना था, इसलिए आपको बुलाया गया है। बहुत सारे डाउट्स हमारे कैंडिडेट्स के मन में है रिक्रूटमेंट को लेके, और जिस हिसाब से रिसेंटली हमने कुछ वैकेंसीज विड्रॉ की थी उसको लेके भी, तो इसके लिए हमने आपको बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा हमने रिसेंटली अपना सिलेबस नोटिफाई किया था जो हमने एसएससी से अडॉप्ट किया है, और दूसरा हमने जो हमारी वेबसाइट नहीं बनाई है जिसमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी, फॉर्म सबमिशन, जनरेशन ऑफ आईडी कार्ड्स वगैरह वगैरह, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की थी और हमने कैंडिडेट्स को बोला था रजिस्ट्रेशन करने को, तो वो वाला प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था कि सिलेबस हमने एसएससी वाला क्यों चूज़ किया है। हमारे दोनों जो लेह डीएसआरबी और करगिल डीएसआरबी हमने एक मीटिंग की थी। अब हमने सोचा कि कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, उनके इजी के लिए, प्रिपरेशन इजी हो, उसके लिए हमने सोचा कि एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज आप जानते हैं जितनी भी यूटी डिवीजन कार्डर की पोस्ट है उन सबकी रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, और अगर हम अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस नोटिफाई करते जो पहले होता था, तो हर बच्चे को हर एग्जाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब जैसे हम भी तैयारी करते थे तो हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता था, इसलिए बच्चे एक तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते एक चीज़ पे, और दूसरा उनका सक्सेस होने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए हमने दोनों डीएसआरबी ने, लेह ने भी और करगिल ने भी डिसाइड किया है कि हम एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे, सो दैट बच्चों को एक ही फिक्स सिलेबस मिलेगा जिसकी उनको तैयारी करनी है, उसमें वो एसएससी का भी एग्जाम दे पाएंगे और डीएसआरबी का एग्जाम दे पाएंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अलग अलग एग्जाम्स जो होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉन गैजेट पोस्ट के लिए या बाकी पोस्ट के लिए, उसके लिए भी अब सेंट्रलाइज एक एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उन्होंने भी एक यूनिफॉर्मिटी लाई है रिक्रूटमेंट्स में, सो दैट कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए हमने सिलेबस अडॉप्ट किया है। बहुत जगह मैं कमेंट देख रहा था कॉपी करने की बात नहीं, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने लिए, सो दैट कैंडिडेट्स को इजी जाए। अब दूसरा सवाल मुझे लगता है आ रहा है जो पोस्ट हमने विड्रॉ की उसको लेके। अब आप जानते हैं जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कि बैकग्राउंड में हर एक डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेके रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं। तो उसमें दो टाइप के रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल और नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल। तो जब यूटी नई फॉर्म हुई है हमारी लद्दाख की, इवन जेएनके की भी, तो उन्होंने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है रिवाइज किए हैं। जब रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज होता है तो उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उसमें प्रमोशनल एवेन्यूज चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोस्ट को पकड़ लेते हो, जूनियर असिस्टेंट की पकड़ लो, उसमें जैसे अगर पहले 100% बाय प्रमोशन होगा तो हो सकता है नए रूल्स में 50-50 रखा होगा कि 50 डायरेक्ट से होगा, 50 प्रमोशन से होगा। तो बहुत सारी चेंजेस उसमें आती है, और यूटी बनने के बाद में हमारे हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेके नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं। तो एक वो रीज़न था हमें विड्रॉ करने का। दूसरा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं कि पहले जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी उसमें जेएनके के कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, बिकॉज लद्दाख में एससी कैटेगरी पॉपुलेशन नहीं है। तो उस वजह से जो पुरानी एडवर्टीज पोस्ट है जिनमें एप्लीकेशंस आई है उनमें जेएनके की भी एप्लीकेशंस है। और आप जानते हैं कि यूटी बनने के बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से ओनली लद्दाख रेसिडेंट्स आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन लद्दाख यूटी। तो उस वजह से वो भी एक हमारा टेक्निकल इशू बन जाता है कि अगर हम पुरानी एडवर्टीजमेंट पे अगर एग्जाम लेंगे तो अगर जेएनके के बच्चे क्वालिफाई होंगे तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपॉइंटमेंट अभी सिर्फ लद्दाख रेसिडेंट्स का होगा। तो एक वो रीज़न था हमारा। तीसरा रीज़न था हमारा बहुत सारी पोस्ट जो पहले डिस्ट्रिक्ट कार्डर की अज्यूम की जाती थी वो अब डिवीजन यूटी कार्डर में चली गई, और डिवीजन यूटी कार्डर का रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा, डीएसआरबी नहीं करेगा। और चौथा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं यूटी बनने के बाद में पोस्ट अपॉर्शन हुई है। फॉर एग्जांपल जेएनके के साथ में जब हम यूनिफाइड थे तब सिंगल मतलब एक की कैटेगरी की पोस्ट होती थी। यूटी बनने के बाद से बहुत सारी पोस्ट अपॉर्शन होकर लद्दाख को आई है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है कि पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, जैसे 50 किसी डिपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 40 ही पोस्ट आई हो, तो 10 पोस्ट वैसे ही खत्म हो गई थी जो आने वाली थी पोस्ट। तो ये चौथा रीजन था। इस वजह से बड़ी सारी टेक्निकल हमें डिफिकल्टीज आ रही थी कि पुराने एडवर्टीजमेंट को लेकर एग्जाम लेने में, तो उस वजह से हमें उसको वैकेंसीज को विड्रॉ करना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पोस्ट यूटी को जा रही है या इसका रिक्रूटमेंट कोई और करेगा। इसका रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट डीएसआरबी ही करेगा, और उन पोस्ट को हम नए से एडवर्टीज करेंगे, बिकॉज नए रूल के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से और नए क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें इसको एडवर्टीज करना है। तो वाला प्रोसेस हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। बाय 31 अक्टूबर मुझे लगता है हम मोर देन 200 पोस्ट के आसपास हम इसको एडवर्टीज भी कर देंगे, और ये 24 तक हम टारगेट रख रहे हैं 100 पोस्ट एडवर्टीज करने का, और बाय 31 हमने अभी 200 पोस्ट एडवर्टीज करने का टारगेट रखा हुआ है जो हमें रिक्वेशन आएगा।
अब जो प्रोसेस पहले होता था करगिल में, इवन पूरे लद्दाख में, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही डीसीज को रिक्वेशन देते थे, रिक्रूटमेंट इधर ही होता था, अपॉइंटमेंट भी इधर ही हो जाता था। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिटेल्स जो है जेएनके जीएडी के पास है नहीं, जो अपॉइंटमेंट को लेके थी। उस वजह से कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत आ रही है अभी। तो वो सारी दिक्कतें खत्म करने के लिए अब हमने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हमें कंसर्न सेक्रेटरीज और कंसर्न डिपार्टमेंट सब जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को रेफर करेंगे पोस्ट। उसके बाद जो है डीएसआरबी अपनी एग्जाम लेगी, मेरिट लिस्ट बनाएगी, और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करेंगी और अपॉइंटमेंट लेटर वहां से होगा, जो कि हर स्टेट में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कवर कर दिया है। जो डाउट्स थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे, बाकी जगह पे देखे, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको आंसर करना चाहूँगा। सर, जिस तरह से 290 क्लास 4 के जो पोस्ट थे और 2010 से 19 तक के जो पेंडिंग एग्जाम के पोस्ट वो विड्रॉ किया है, जनरली जो लोग और ख़ासकर स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि जो जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस भरा है उसका क्या हिसाब होगा, और दूसरा बहुत सारे लोगों की ओवर एज हो रहे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, तो उसका क्या रहेगा आने वाले समय? इसमें दो चीज़ें हैं। अब जो विड्रॉल वाली बात है सिर्फ लद्दाख में नहीं हुई, आपने देखा होगा जेएनके गवर्नमेंट ने भी शायद फरवरी में इस साल के जितनी भी पोस्ट रेफर की थी, चाहे वो जेके पीएससी को की हो, जेके एसएसबी की हो, या डिस्ट्रिक्ट्स को जिसको भी की हो, वो सारी की सारी गैजेटेड प्लस नॉन गैज सारी विड्रॉ की थी, सो दैट वो नए सिरे से उसको एडवर्टीज कर सके, रिक्वेशन की सके। अब जो फीस की बात है, फीस हम रीपे करेंगे। जो भी फीस हमारे पास आई है, जो रिकॉर्ड होगा डीएसआरबी के पास में और हमारे सेक्रेटरी साहब के पास में, वो फीस हम रीपे करने की कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट हम पूरी करेंगे, बिकॉज हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों का पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम रीपे कर देंगे। दूसरा ओवरेज वाली बात की, शायद ओवरेज का कुछ 2 साल का रिलैक्सेशन दिया था यूटी बनने के बाद में, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। बट ये पोस्ट बहुत सारी 2019 में ही एडवर्टीज हुई थी, मैक्सिमम पोस्ट 2019 में हुई थी। बहुत कम पोस्ट थी, कोई 40-50 पोस्ट थी जो 2019 से पहले एडवर्टीज हुई थी, यूटी बनने से जस्ट पहले एडवर्टीज हुई थी। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, एज वाला हम आई विल गेट बैक टू यू, बट मुझे लगता है 2 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे पहले भी कोर्ट के केस में हमें देखने को मिला था, और इस बार विड्रॉल को लेकर ओपोनेंट अगर कोर्ट जाता है तो क्या एडवर्टाइज कर पाएंगे सर कोर्ट? हाँ, हम इसको लेके ऑलरेडी कैविएट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, बिकॉज ये देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी हो जाती है अगर हम पुरानी हिसाब से एग्जाम लेते तो कोर्ट में मुझे लगता है गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आएगा, बिकॉज ये हम ऐसा नहीं कि पोस्ट हम खत्म कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट खत्म कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो वाली एडवर्टीजमेंट कैंसिल करके उसको नए से एडवर्टीज करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। सर, एप्लीकेशन के बाद थोड़ा बहुत एक दो सवाल है सर। लद्दाख फुल फ्लेश यूनियन टेरिटरी करने के बाद डीएसआरबी जो है हम डिले भी कह सकते हैं या थोड़ा बहुत डिफाउंड भी कह सकते हैं सर, क्योंकि जॉब क्रिएशन को लेकर अगर हम बात करें और साथ ही साथ जो पुराने पोस्ट है सर अभी तक पेंडिंग है सर जितने भी पोस्ट हैं, तो ऐसे चेयरमैन आपकी क्या स्टेटमेंट रहेगी, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जॉब क्राइसिस को लेकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यूथ को लेकर, अनएम्प्लॉयड यूथ लद्दाख और स्मोक के द्वारा शायद मुझे लग रहा है सर आने वाले दिनों में लद्दाख बंद का कॉल भी दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लगता सर इससे जॉब क्राइसिस जो है होती लद्दाख में देखने को मिलेगा? देखिए, जॉब क्राइसिस ऐसा नहीं, बिकॉज जॉब क्राइसिस होता 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इसलिए सारी के सारी हमारी डिपेंडेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब्स पे है। दूसरा, यूटी बनने के बाद में एडवर्टीजमेंट नहीं हुई थी बिकॉज रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने थे। रिक्रूटमेंट रूल्स इस साल ही सारे डिपार्टमेंट के फाइनल हो गए, और जैसे ही फाइनल हो गए वैसे हमारे पास रिक्वेशन आना शुरू हो गई। तो हमारे पास अभी तक 5 डिपार्टमेंट की रिक्वेशन आई है, अराउंड 152 पोस्ट की रिक्वेशन ऑलरेडी आ गई है, और नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट मोर देन 150 पोस्ट की रिक्वेशन और आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट 300 पोस्ट की आ जाएगी। इसके बाद में जो बंद का कॉल है वो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है, बिकॉज मुझे लगता है ऐसे टाइम पे पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों में जाने से अच्छा, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ से सबको चलना है। ऐसा नहीं कि हम रूल्स के बाहर जाके या रेगुलेशन से बाहर जाके कोई चीज़ कर पाएंगे, तो रूल ऑफ लॉ से सबको चलना है। तो हमें थोड़ा टाइम लगे बिकॉज रूल्स फाइनल होने में टाइम लगा था, बट जैसे ही हमारे पास आ गया तो हमने प्रोसेस उसको इनिशिएट कर दिया है, और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक ऑलमोस्ट जितनी भी पोस्टें रेफर हो जाती है दोनों बोर्ड्स को, उन सबकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। डीएसआरबी डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, और सिलेबस को लेकर जैसे आपने भी कहा, और जनरली स्टूडेंट्स की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं कि जनरल सिलेबस हैं और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस नहीं, और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में सिलेबस में कुछ नहीं है, तो नहीं, बॉडी के हिसाब से इस सब सिलेबस नहीं बना सकते? आप लद्दाख स्पेसिफिक क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे आपने एसएससी का सिलेबस देखा उसमें जनरल अवेयरनेस है, तो ऐसा थोड़ी जनरल अवेयरनेस हमें बाकी कंट्री के बारे में पूछना है या ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के बारे में पूछना है, रशिया में क्या, ये थोड़ी हमें तो लद्दाख के बारे में हम पूछ सकते हैं। तो ऐसा, और अब यूपीएससी का भी सिलेबस आप देखें उसमें भी जनरल सिलेबस है, फिर तो वो भी बोल सकते हैं कि आईएएस के लिए अलग से सिलेबस बना, आईपीएस के लिए अलग से सिलेबस, पुलिस का सिलेबस क्यों नहीं रखते, या रेवेन्यू के लिए टैक्स का सिलेबस क्यों नहीं रखते।
तो ये जनरल और नॉन जनरल की बात नहीं होती है, सिलेबस कॉमन ही यूनिफॉर्म, उसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी कम ज़्यादा होती रहेगी, जिस हिसाब की पोस्ट है उसके हिसाब से कम ज़्यादा उसकी डिफिकल्टी होती रहेगी। तो जनरल सिलेबस की बात नहीं होती है। अगर आप बाकी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स भी देखोगे, बाकी एग्जाम भी देखोगे, उसमें भी जनरल ही सिलेबस होता है। और यहाँ पे जो है हमें टेक्निकल एकदम पीएचडी स्कॉलर्स नहीं चाहिए होते गवर्नमेंट में ना, नहीं तो ऐसा क्राइटेरिया हम रख देंगे पीएचडी वाली सिर्फ एग्जाम देंगे। इसमें तो कॉमन सेंस वाला बंदा आना है जिसको थोड़ा चीज़ों के बारे में पता है और सारी चीज़ें वो हैंडल कर पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ किया हुआ है और उसकी सिलेक्शन किसी और पोस्ट में हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो काम ही नहीं करेगा इधर आके, वो बोलेगा कि मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ तो मुझे इकोनॉमिक्स का ही काम दो, मैं बाकी करूंगा ही नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सिलेबस ठीक है, उसमें डिफिकल्टी कम ज़्यादा हो जाएगी और लद्दाख रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जो जनरल अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसमें लद्दाख रिलेटेड, करगिल रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सर इन दिनों स्कूलों मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।